नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी 24 की जंग, जाति का रंग। जी हां, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए जाति समीकरण के आधार पर फील्डिंग सजाना शुरू कर दी है। एमपी की लोकसभा सीटों पर पार्टी ने कोऑर्डिनेटर तय कर दिए हैं। जाति और क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान रखते हुए नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि कांग्रेस की इस रणनीति पर बीजेपी निशाना साध रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जाति समीकरण बैठाकर कांग्रेस बीजेपी को चुनौती दे पाएगी और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की रणनीति उसके लिए कितनी फायदेमंद साबित होगी। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। चौबीस के लिए तैयार हो रही प्लानिंग, कांग्रेस सेट कर रही फील्डिंग। लोकसभा चुनाव की जंग को जीतने के लिए कांग्रेस ने फील्डिंग लगाना शुरू कर दिया है। कमेटियां बनाने के साथ ही अब नेताओं की जिम्मेदारी भी तय की जा रही है। इस कड़ी में एमपी की लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिए हैं। इन नियुक्तियों में पार्टी ने जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का विशेष ध्यान रखा है, ताकि बीजेपी को 24 के रण में कड़ी चुनौती दी जा सके। कांग्रेस ने पूर्व विधायक प्रियव्रत सिंह को भोपाल की जिम्मेदारी सौंपी है, तो इंदौर का जिम्मा बाला बच्चन को दिया गया है। वही एससी के लिए आरक्षित टीकमगढ़ लोकसभा सीट की जिम्मेदारी भांडेर विधायक फूल सिंह बरैया को दी गई है। इसी तरह भिंड और मुरैना लोकसभाओं पर राजपूत समाज के विधायक नितेंद्र सिंह राठौर और जयवर्धन सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। अब कांग्रेस इस फील्डिंग को कैसे देख रही है, वो जान लीजिए। हमारी जो है लोकसभा चुनाव को दृष्टिकोण रखते हुए हमारे जो विधायकगण हैं उनको चुनावी ड्यूटी दी गई है और प्रभारी बनाया गया है। इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। जहां हमारे जो ट्राइबल क्षेत्र हैं वहां पर ट्राइबल लोग जिम्मेवार हैं, जब दूसरे जो शहरी क्षेत्रों में दूसरे लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। एक समीकरण बैठाने की जो हमारी एक कोशिश है उसमें हम आगे बढ़ेंगे और पहले जो भारतीय जनता पार्टी को जो कई सीटों पर हम जो है दिक्कत खड़ी करेंगे और जीत कर आएंगे। लोकसभा चुनाव के करीब 4 महीने पहले विधायक, पूर्व विधायक और पूर्व मंत्रियों को एक एक लोकसभा सीट की जिम्मेदारी सौंपना विधानसभा चुनाव में मिली हार के सबक के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस की इस रणनीति पर तंज कस रही है। भाजपा का ये कहना है कि कांग्रेस चाहे जातीय समीकरण बिठा ले या कुछ भी करे, बीजेपी को जनता का साथ मिलेगा। कि कांग्रेसियों को अगर नकल करनी है तो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी राजनीति की करें, वंशवाद से किनारा करके करें, और जो देश को तोड़ने वाले तत्व हैं जो कांग्रेस के अंदर है उनसे किनारा करें, तब जनता में प्रासंगिकता होगी। बाकी प्रक्रिया को अपनाने से न कांग्रेस के पाप धुलेंगे, न जनता का मन कांग्रेस के लिए। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इंदौर, खजुराहो और देवास लोकसभा क्षेत्र में आने वाली सभी 24 विधानसभा सीटों में खाता तक नहीं खोल पाई। लिहाजा अब उसने जातीय समीकरणों पर फोकस करते हुए नेताओं को चुनाव से पहले ही मैदान में उतार दिया है, ताकि नतीजा विधानसभा चुनाव से बेहतर उसे मिले। हालांकि जातीय समीकरण को साथ कर कांग्रेस बीजेपी को टक्कर दे पाएगी, ये तो 24 के चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। और अब से कुछ महीने पहले जब विधानसभा चुनाव की हम बात करते थे, तब भी यही सज्जन सिंह वर्मा कहते थे कि 6 महीने पहले हम जो है विधानसभा के उम्मीदवार घोषित कर देंगे। वही बात अब जयवर्धन सिंह भी कह रहे हैं कि स्क्रीनिंग कमेटी के पास नाम भेज देंगे और जल्दी से हम फरवरी में उम्मीदवार घोषित कर देंगे। और इन सब के बीच 14 जनवरी से फिर राहुल गांधी अपनी यात्रा पर निकल रहे हैं, राम मंदिर का शोर होगा। तो जो कांग्रेस ने पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं अपने, या जिनको जिम्मेदारी सौंपी है, प्रभारी बनाया गया है, आपको लग रहा है कि दाव सफल हो पाएगा? खास तौर से ऐसे चेहरों पर भी दाव लगाया गया है जो नए नवेले भी हैं, या जो पिछला चुनाव विधानसभा का बुरी तरह से हारे हैं। मैंने आपकी कई बार आपके चैनल पे जब डिबेट होती है तो मैं कहता हूं कि कांग्रेस बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। बड़ा कठिन समय है कांग्रेस के सामने
और अभी जो हाल में जो चुनाव हुए, राज्यों के चुनाव हुए, जिस तरह से कांग्रेस की नीति जो थी वो पूरी तरह से असफल रही। पुराने नेताओं के कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन वो जो है जो एक राजनीतिक चुनौती का सामना करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक चुनौती है जिसका सामना करते हैं, तो उसको वो टैकल नहीं कर पाए। अब ये जो एक नई टीम जो प्रस्तुत की है, कांग्रेस ने की है, जाहिर है कि ये युवा हैं, कुछ ज्यादा उत्साहित होंगे, इनमें कार्य करने की थोड़ा सा क्षमता भी अधिक, मतलब शारीरिक श्रम ये ज्यादा कर सकते हैं। ये कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसी फकी सोच के व्यक्ति नहीं होंगे। तो एक नई ऊर्जा के साथ में कांग्रेस जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, और अब देखिए क्या परिणाम आते हैं। और जो जैसा भी आप अभी बतला रहे थे कि जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की गई है, तो हिंदुस्तान की राजनीति जो है जातियों में बटी हुई है, और इसका एक बड़ा जो है प्रभाव देखने को मिलता है। और मध्य प्रदेश की राजनीति में तो विशेष तौर पर जातियों का एक दबदबा है। और अभी आप ये देखिए कि जो ST SC बहुत सीटें होती हैं, वहां पे ज्यादातर पार्टियां इसी समाज के या इसी वर्ग के व्यक्ति को ही टिकट देती हैं, चाहे वो समान सीट क्यों ना हो। तो जातियों का जातिगत समीकरण है वो बहुत महत्वपूर्ण है चुनाव में, और कांग्रेस थोड़ा सा पहल जरूर कर रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती, जैसा भी आप कह रहे थे, फील्डिंग आप कितनी भी अच्छी कर लीजिए, अगर आपके पास में अच्छा बैट्समैन नहीं तो आप क्या करेंगे। तो आपको एक बड़ा स्कोर खड़ा करने के लिए मोदी के मुकाबले का कोई एक नेता चाहिए जो आपके पास में नहीं है, और यही सबसे बड़ी मुश्किल कांग्रेस की। लेकिन इसका हल क्या है? क्योंकि जैसा आपने भी कहा कि बार बार हमने इस पे कई बार चर्चा की है कि, तो ऐसा नहीं लग रहा कांग्रेस के साथ कि जो जो दवा की त्यों मर्ज बढ़ता गया? देखिए, आपके पास में जब तक राजनीतिक समझ नहीं होगी, राजनीतिक सूझबूझ नहीं होगी आपके पास में, जिसका बहुत लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत से संपर्क नहीं हो पा रहा है शुक्ला जी से। तो ब्रजेश जी, जातिगत समीकरण भले बिठाने का प्रयास किए हैं, लेकिन ठाकुर प्रियव्रत सिंह भोपाल, आदिवासी बाला बच्चन इंदौर, या आरिफ मसूद अल्पसंख्यक बैतूल जो आदिवासी बहुल सीट है, तो ऐसा लग रहा है कि ये जाति समीकरण कुछ फ़ायदा दे पाएंगे कांग्रेस को? क्योंकि कई बार जब आप हारे हुए चेहरों पे दाव लगाते हैं, तो सबसे बढ़िया जब कैंडिडेट के पास या कार्यकर्ता के पास जाते हो, सबसे पहला सवाल कि भैया आपके पास इतने अच्छे समीकरण बनाने की क्षमता होती, जिताऊ क्षमता होती, तो आप अपनी सीट क्यों हार गए? देखिए मनोज जी, उसको इस तरह से हम लें कि आप इनको जातीय समीकरण बिठाने की बार बार कोशिश कांग्रेस कर रही है। आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले ही जातीय एक समीकरण साधने के लिए, बाकायदा पिछड़ों को साधने के लिए, और एक नारा दिया था राहुल गांधी ने, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। बिल्कुल। महिला बिल आया, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हाँ आपकी। तो आप देखिए कि जिस तरह से महिला बिल आया, उन्होंने कहा पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए कोटा फिक्स किया जाना चाहिए। जाति आधारित जो जनगणना की मांग की कांग्रेस ने, इसी आधार पर कही कि जातियों में बढ़ जाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले उनका ये जातीय संतुलन या जातीय गणित एक तरह से सटीक बैठेगा? क्यों नहीं बैठेगा? इसकी वजह है राम मंदिर। आप देखिए, पूरे देश जो हिंदू एक सारी जातियों में बटे हुए थे, राम के नाम पे एक हिंदुत्व के छाते के नीचे आ चुके हैं, जिनको और मजबूत कर रहे हैं। उस छाते को बीजेपी इतने मजबूत करने की दिशा में बढ़ रही है 2024 के चुनाव के लिए कि आप कितनी भी बारिश कर लो जातियों की, एक बूंद पानी नीचे नहीं आने वाला। तो क्या आपको ये लगता है कि ये दाव सफल होगा? मुझे लगता है कि ये दाव सफल नहीं होगा। और आप एक दिन पहले ही जाइए किस तरह से कांग्रेस के हारे हुए उम्मीदवारों की बैठक होती है। सुरेंद्र सिंह सेरा जो हार गए हैं बुरहानपुर से, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं पर्यवेक्षक जो आप बना देते हो ना, ये पर्यवेक्षक ही एक तरह से गुटबाजी को बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल। यदि मध्य प्रदेश में की राजधानी भोपाल में आपने प्रियव्रत सिंह को बनाया, प्रियव्रत सिंह आपने कहा चलिए एक जाति हम अलग रख लेते हैं कि जातिगत वो साधने की कोशिश करें। किस जाति को साधेंगे? वो ठाकुर समाज को साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रियव्रत सिंह, क्या आप देखिए कि उनका झुकाव उस वर्ग की तरफ नहीं होगा, उस गुट की तरफ नहीं होगा जो दिग्विजय सिंह से जुड़ा हुआ है। चाहे वो हम PC शर्मा की बात कर लें, मोनू की बात कर लें, और उस गुट का एक तरह से गुटबाजी कैसे बढ़ेगी मैं बताता हूं। आरिफ अकील की तरफ उनका झुकाव बढ़ेगा, बाकी के लोग जो सुरेश पचौरी के खेमे के लोग हैं उनकी तरफ उनका दूसरा पक्ष रहेगा। तो ये जो गुटबाजी, जो बाहर के पर्यवेक्षक हैं, चाहे आप प्रदेश के नेताओं को यदि कोई जिम्मेदारी दे दे, तो ये गुटबाजी बढ़ाते हैं वहां जाके। जो सुरेंद्र सिंह सेरा ने कहा था, ये कड़वी सच्चाई है कांग्रेस की। यदि वो जाते हैं तो अपने नेता के समर्थकों को, दिग्विजय सिंह के भतीजे हैं, निश्चित तौर पर उनको संरक्षण देंगे, उनका पलड़ा भारी करने की कोशिश करेंगे, और दूसरा खेमा उनको निपटाने की कोशिश करेगा। ऐसे ही आप इंदौर में चले जाइए। इंदौर में आपको क्या लगता है कि बाला बच्चन वो कर पाएंगे या जयवर्धन? ये तमाम जगह यदि जयवर्धन जाते हैं ग्वालियर चंबल में, तो आप देखिए कि उनके अपने समर्थक आ जाते हैं।
और बाकी के जो खेमे हैं, किस तरह से झूमा झटकी हुई थी पिछली बार भी जब वो गए थे विधानसभा चुनाव से पहले। बिल्कुल। तो कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो किसी जातीय संतुलन की वजह से या जातीय आधार पर यदि आपने किसी नेता को कहीं जिम्मेदारी दे दी उससे नहीं साध पाएंगे। यदि ऐसा होता तो चौधरी राकेश सिंह को बिंद की जिम्मेदारी दी थी और अजय सिंह उसका विरोध नहीं कर रहे थे और आपको उनका प्रभार नहीं छीनना पड़ता। तो जातिगत जो जातीय संतुलन आपको साधने की जो सबसे बड़ी जरूरत तो आपको बिंद में ही थी ना मनोज जी। वहां पे जिस तरह से ब्राह्मण और ठाकुरों के आजू बाजू राजनीति चलती है, यूपी से लगी बेल्ट में, चाहे हम ग्वालियर चंबल में चले जाएं, चाहे हम बिंद क्षेत्र में चले जाएं, यहाँ जातीय समीकरण काम करते हैं। लेकिन वहां आप किस तरह से दाव लगते हो, कमलेश्वर पटेल को आगे बढ़ाते हो, वहां जो प्रबल प्रमुख जातियां हैं, जो दबदबे वाली जातियां हैं, आप श्रीनिवास तिवारी के पोते को किनारे कर देते हो। तो ये कैसा जातीय संतुलन है आपका? ये कोई जातीय संतुलन नहीं है, लेकिन अपने लोगों को सेट करना है, परिवारवाद को सेट करना है। क्या जयवर्धन सिंह जातीय संतुलन साध लेंगे, प्रियव्रत सिंह जातीय संतुलन साध लेंगे, बाला बच्चन साध लेंगे? ये अपने अपने नेताओं का वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इंदौर में कमलनाथ के लोगों को वर्चस्व बढ़ेगा, गुटबाजी होगी, दिग्विजय सिंह के खेमे वाले प्रभारी रहे मुख्यमंत्री रहते हुए भी। तो आप देखिए ये एक समस्या बढ़ाने वाली है। मुझे नहीं लगता है कि ये वाला दाव कांग्रेस का सफल होगा जी। तो शुक्ला जी दाव सफल नहीं होगा, लेकिन कई बार ऐसा नहीं लग रहा कि एक एडजस्टमेंट भी कर दिया है कि ठीक है कि एक मिले जुले लोगों को एक प्रभार बना दिया आपने और एक कसरत, किताबी कसरत कि भैया देखिए चुनाव की हमने तैयारी शुरू कर दी, हमने पर्यवेक्षक बना दिया है, हमने ऑब्जर्वर बना दिया, हमने प्रभारी बदल दिया, हमने नया प्रदेश अध्यक्ष ले आए हैं। लेकिन ये सारे लोग भी क्या ऐसा चमत्कार कर पाएंगे? क्योंकि इनका अपना वोट बैंक भी ऐसा हो जाता तो इतने चमत्कारिक नेता हों कि मान लीजिए प्रियव्रत सिंह में इतनी कैपेबिलिटी हो कि उनके नाम पर ठाकुर वोट, कि वो किसी भी पार्टी का हो, और क्या वो दिग्विजय सिंह से बड़े नेता हैं कि जब भोपाल में वो चुनाव लड़े तब एक नहीं हुए, तो अब एक कर पाएंगे? बिल्कुल। या आरिफ मसूद। कांग्रेस के जो सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत है, आपके पास में जिताऊ चेहरा चाहिए। जिताऊ चेहरा नहीं, हम कहते हैं आप जातिगत आधार पे भी अगर आप कहीं जो है कोई रणनीति बनाते हैं तो देखना ये पड़ेगा कि जो जातिगत आधार पर जिस नेता को आपने जिम्मेदारी, उसका जनाधार क्या है। तो जनाधार वाले नेताओं की अगर आपके यहाँ कमी है, जैसे कमलेश्वर पटेल को आप देखिए, जो जिस सीट से वो हारे हैं वहां से लंबे समय तक इंद्रजीत पटेल उनके पिताजी चुनाव जीत रहे थे, मंत्री रहे दिग्विजय सिंह सरकार में। और अजय सिंह राहुल जिनके कंधों पर मध्य प्रदेश की एक बड़ी जिम्मेदारी मानी जाती है, क्योंकि कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, वो खुद 2 लोकसभा का चुनाव हारे हैं। पहले 2014 में वो सतना से हारे, इसके बाद में 19 में वो पीपी सिंगरौली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव हार गए। वो खुद चुरहट से भी विधानसभा। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में आप ये देखिए कि जनाधार वाला नेता आपके पास में है कि नहीं। दिग्विजय सिंह का जनाधार तो 2003 में ही समाप्त हो गया था। उन्होंने स्वतः 10 वर्षों के लिए संन्यास ले लिया था, बाद में वो पुनः प्रकट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं जो है वो एक कमान थापते हुए दिखते हैं कि वो जो है पार्टी की कमान थामे हुए हैं। ये स्थिति कमलनाथ की, कमलनाथ छिंदवाड़ा में भले जीत जाते हो, किसी को जिता लेते हो, लेकिन ना तो कमलनाथ के नाम पे आपको पूरे मध्य प्रदेश में वोट मिलेंगे, न दिग्विजय सिंह के नाम पर मिलेंगे। हाँ, ये जरूर है कि अभी जिन युवाओं को ये जिम्मेदारी चुनावी दी गई है वो उत्साह से भरे हुए हैं, वो शारीरिक परिश्रम जो है बहुत ज्यादा कर रहे हैं। जैसे जीतू पटवारी का आप देख लीजिए, उनके जगह जगह दौरे हो रहे हैं। तो डायनेमिक है, गतिशीलता है इसमें, युवाओं में गतिशीलता होती है। और इस तरह से अगर कांग्रेस जो है नई पीढ़ी को आगे ला रही है, राजस्थान में आप पायलट को ले आए आगे, आपके छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे युवा नेता होंगे, लेकिन वो पायलट को आपने उड़ा के छत्तीसगढ़ भेज दिया ना, यानी बता दिया कि दबदबा अशोक गहलोत के रहने वाला लोकसभा चुनाव में। तो ये सब जब आप करते हैं आप, तो निश्चित तौर पे जो है जनता आपकी तरफ आकर्षित नहीं होती है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत है कांग्रेस की ये है कि ना तो उनके पास में इस तरह का संगठन है, न चमत्कारिक नेता है। आप मुद्दों की राजनीति कीजिए, आप जातिगत राजनीति से बाहर निकल आइए, क्योंकि अब जातियों में 80 करोड़ लोगों को अगर जो है केंद्र सरकार जो है कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन दे रही है, तो उसमें तो हर जाति के लोग शामिल हैं, तो आपका जातिगत सम्मेलन धरा रह जाएगा। और इसके लिए इसकी जगह ये है कि आपको जो है बढ़िया एक रणनीति बनाइए, अच्छे नेताओं को, साफ सुथरी छवि वाले नेताओं को आप आगे लेकर आइए और साथ में मुद्दों की राजनीति कीजिए। तो देखना ये है कि सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस क्या लेकर आती है। लोकसभा के चुनाव में उसका जो मुकाबला है, जो हमारे देश के सबसे सर्वाधिक लोकप्रियता के पहले पायदान पर खड़े लीडर हैं, मोदी जी हैं, जिनके नाम पर अभी जो है राज्यों में भी आप देखिए किस तरह से जनता उनकी दीवानी कि 3 राज्यों में जो है कांग्रेस जो है हाशिए पे चली गई, उसका कहीं कोई वजूद ही नहीं बचा। मध्य प्रदेश में जो है वो कितनी बड़ी हार उसकी हुई, 163 सीटें जो है बीजेपी ले जाती है। ये स्थिति जहां छत्तीसगढ़ में लग रहा था कि नहीं कांग्रेस एक बार रिटेन करेगी, लेकिन वहां भी उसकी सरकार चली जाती। तो आपका मुकाबला जो है मोदी जैसी एक बड़ी लीडरशिप से है, एक बड़े संगठन से आपका मुकाबला है। बीजेपी का बहुत बड़ा संगठन है। 13 तारीख से चुनाव कैंपेन शुरू भी कर रहे हो बिहार से।
मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप जो है जो जातिगत आधार पे आप जो है कहीं कोई कोई बड़ी कामयाबी आपके खाते में आएगी, मुझे तो नहीं लगता। आप मुद्दों की राजनीति कीजिए, नए मुद्दे लेकर आइए, जनता को लुभाने वाले मुद्दे लेकर आइए, और जो जन समस्याओं से जुड़े सवाल हैं या मसले हैं उनको लेकर आप राजनीति कीजिए, तो हो सकता है कि आपका वजूद भी बचा रहे और आप कुछ बेहतर कर पाए। लेकिन मुद्दों का ही तो संकट है ना शुक्ला जी। हमने देखा विधानसभा में तमाम सारे मुद्दे थे, लेकिन हुआ क्या? और जिस लाडली बहना को सारे लोग क्रेडिट दे रहे हैं, आधे लोग कह रहे हैं कि ईवीएम के कारण हारे हैं, जीतू पटवारी जैसे नेता जो खुद चुनाव हारे वो भी कह रहे हैं कि लाडली बहना का असर था, और लाडली बहनाओं को कांग्रेस ने तमाम सारी कमेटी बनाई, उससे उनको दरकिनार कर दिया है। तो आधी आबादी का वोट लगता है कांग्रेस को चाहिए नहीं। नहीं, कांग्रेस वोट तो चाहती है, लेकिन वो कैसे वोट को हासिल मैनेज करना है उसके पास में वो मैनेजमेंट नहीं है उसके पास में। मैंने आपसे कहा ना कि इसके पास में राजनीतिक समझ का अभाव हो गया है, राजनीतिक चतुराई नहीं है, राजनीतिक समझ नहीं है। और जब तक आपके पास में राजनीतिक समझ और राजनीतिक चतुराई नहीं होगी तो आप मोदी जी की रणनीति से मुकाबला नहीं कर सकते। बीजेपी की रणनीति बहुत जो है सुव्यवस्थित रहती है, वो टारगेट पे रहती है, वो उसका लक्ष्य सामने होता है। अभी जैसे अभी जिक्र कर रहे थे हमारे चौकसी जी की, जो अभी एक बड़ा छात्रा जिसमें सभी जाति धर्म के लोग उसके नीचे आ गए, राम मंदिर वाला है, बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज जो बीजेपी की आप देखिए, वो अपने मुद्दों से भटकती नहीं, उसे नफा हो या नुकसान हो। धारा 370 समाप्त करना था, उस एजेंडे को लेकर वो शुरू से चले और अभी तक कायम रहे, और अंत में जाकर उन्होंने समाप्त कर दिया। राम मंदिर मुद्दे को लेकर कितनी आलोचनाएं हुई, पीपी सिंह के टाइम सरकार भी चली गई, सब कुछ हुआ, लेकिन उसकी भी उन्होंने परवाह नहीं की। सुंदरलाल पटवा जी की भी सरकार चली गई 6 दिसंबर जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। तो बीजेपी की जो सबसे बड़ी खूबी है वो है कि वो अपने मुद्दों से ध्यान नहीं भटकाती है, तो उसके मुद्दे होते हैं उसके वो कायम रहती है। और अब मोदी की जो गारंटी है उस पर लोग भरोसा करते हैं, और कांग्रेस के पास में इस तरह का ना तो कोई चेहरा है जिस पर लोग भरोसा करें, और उसके पास रणनीति भी नहीं है, मुद्दे भी नहीं। तो कांग्रेस बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। कांग्रेस को अपने अस्तित्व का संकट जो सता रहा है, तो उसके चलते वो नए नए प्रयोग जरूर कर रही है। तो जल्दबाजी में वो लोकसभा चुनाव में भी जो है दिख रहा है कि वो काफी जल्दी में है, लेकिन नहीं, अभी जिस तरह से विधानसभा चुनाव के टाइम भी हुआ था ना, सबसे अंतिम सीटें जो घोषित हुई थी वो कांग्रेस की हुई थी। आप देखिएगा लोकसभा में भी इनके साथ यही होना है, सबसे अंत में इनकी घोषित होगी। और मुझे लगता है कि फरवरी मार्च तक बीजेपी अपने प्रत्याशियों की एक सूची जरूर जारी कर देगी। बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, हमने देखा था विधानसभा में भी कि 4 महीने पहले एक बड़ी संख्या में जो हारी सीट थी उस पर प्रत्याशी घोषित कर दिए थे। लेकिन बेहतर होता कि आप पर्यवेक्षक बना रहे हैं, प्रभारी बना रहे हैं, इससे अच्छा तो आप कुछ कैंडिडेट ही घोषित कर देते कि भैया ये लोग इस सीट से हमारे प्रभारी होंगे। या विधानसभा सीटों पे जो कांग्रेस दावा कर रही है कि 6-7 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहाँ वोट शेयर की कांग्रेस का ज़्यादा है बीजेपी का। विधानसभा चुनाव के नज़रिए देखें, चाहे वो भिंड हो, मुरैना हो, ग्वालियर हो, खरगोन हो, टीकमगढ़ हो, तो वहाँ धार हो, तो वहीं उम्मीदवार घोषित कर देते आप, ताकि उसको समय मिल जाता कम से कम 2 महीने का। देखिए मनोज जी, सज्जन सिंह वर्मा के इस बयान पे हम हंस भी सकते हैं। हंस इसलिए सकते हैं कि यदि विधानसभा चुनाव में आपने कहा था 6 महीने पहले हम घोषित कर देंगे, तब हम ये मान सकते थे कि आपके नेता ने कहा है और आप सक्षम हैं, आपको पे ऊपर डिपेंड है। यदि पार्टी चाहो आप तो घोषित कर सकते हो, पार्टी को मना सकते हो। लोकसभा चुनाव में आप कैसे मध्य प्रदेश के नेता कोई घोषित कर सकते हैं? आप सिर्फ एक देख सकते हो। आप ये क्यों भूल गए कि इंडिया गठबंधन है, समाजवादी पार्टी किस तरह से विधानसभा में यहाँ ताल ठोक रही थी, आम आदमी पार्टी। लेकिन तो आप यहाँ ये 6 महीने दिक्कत नहीं पहले ना कैसे हिंदी घोषित- पट्टी में कि मध्य प्रदेश हो, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कि आपको कोई दूसरी पार्टी, क्योंकि 1 to 1 का बीजेपी कांग्रेस ही है यहाँ। नहीं तो आज आप घोषित कर भी दोगे 6 महीने पहले, तो झगड़े तो वहीं होंगे ना। आप यूपी में हिस्सेदारी मांगोगे तो वो मध्य प्रदेश में हिस्सेदारी मांगेंगे, भले 1 सीट मांगे। तो यही तो झगड़ा रहेगा मनोज जी। इतना आसान नहीं है। कुछ सीटें आप घोषित कर सकते हो कि आप छिंदवाड़ा घोषित कर दीजिए, जो आपकी तो 6-7-8 घोषित करने की सीटें जरूरत हैं। नहीं है ना छिंदवाड़ा घोषित करने की। मालूम है नकुलनाथ लड़ेंगे, कमलनाथ लड़ेंगे, वो जिसको चाहेंगे वो लड़ेगा। बाकी की सीटों पर इतना आसान नहीं है। और जो शुक्ला जी भी कह रहे थे, कांग्रेस क्या हवा हवाई में रहती है। रणनीति बनाना है मध्य प्रदेश में, उनको माहौल बनाना है, तो जो अपने हिस्से का काम तो कर लें, वो एक रणनीति बना लें, उस हिसाब से चलें, वो जनता के बीच में रहेंगे, तब तो वातावरण पता चलेगा उनको। यदि आप जमीन पर ही नहीं उतरोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कितना प्रदूषण है वहाँ पे, मौसम कैसा है, हवा कैसी है, और कौन सा ट्रीटमेंट करना है आपको, किस इलाके में जाना है। कांग्रेस के नेताओं के साथ दिक्कत यही है कि वो क्षेत्र में ही नहीं जाते, जमीन पर ही नहीं उतरते, तो उनको पता नहीं चलता कि जनता के मन में क्या है, जनता किस बात से चिढ़ सकती है, किस बात से उसको नाराजगी है। वो तब भुना पाएंगे ना जब उसके बीच में जाएंगे। यदि आप सिर्फ ट्विटर पर रहोगे, जिस जनता जो मुरीद है आज की तारीख में, वो राम में हो गई है, भक्ति में हो गई है, आप यदि उसी पे कटाक्ष करेंगे तो वो तो और बितकेगी ना आपसे। तो ना बीजेपी जिस रणनीति पर चल रही है, आप सिर्फ विरोध के लिए विरोध करोगे
तो नुकसान होगा। विरोध किस चीज का होना चाहिए? यदि आप विरोध कर रहे हैं, यदि विपक्ष में हैं, तो विरोध में भी ईमानदारी होना चाहिए कि सरकार है यदि वो गलत कर रही है तो ईमानदारी से उसकी खामियों को उजागर करिए, जो खामियां वही बताइए। सिर्फ ये इसलिए नहीं कि वो अच्छा काम कर रही है तो हम विरोधी दल है तो विरोध के लिए विरोध करेंगे, और यदि बड़ा चढ़ाकर करेंगे। आज की जनता समझदार है, सोशल मीडिया पे है, वो सब पता कर लेती है, क्रॉस चेक कर लेती है, फैक्ट चेक कर लेती है तत्काल कि आप जो बोल रहे हैं वो सच है कि नहीं। सिर्फ टीवी पे आप झूठ परोस दोगे तो कोई भरोसा नहीं कर लेगा, वो तत्काल जाके उसका चेक कर लेगा कि आप कितना गलत बोल रहे हैं। तो आपको विश्वसनीयता बनाना होगी तो ईमानदारी से आपको विरोध करना पड़ेगा, और आपको ईमानदारी से खामियां उजागर करना पड़ेगी। यदि सरकार अच्छा काम करती है तो ईमानदारी से उसकी तारीफ करना पड़ेगी, जिस तरह से अटल जी ने भरोसा कायम किया था। यदि वो विरोध करते हैं, सरकार अच्छा काम करती थी तो उसकी तारीफ भी करते थे। तो ये जो खामियां हैं, यदि जो हम देख रहे थे कि बीजेपी के मीडिया प्रभारी कह रहे थे अभी कि आप राष्ट्रवाद, आप जब जानते हैं कि राष्ट्रवाद पर आप कुछ बोलेंगे तो आप कटघरे में खड़ा हो जाएंगे, बूमरैंग साबित होगा। आप हिंदुत्व पर कुछ बोलेंगे आप अपने ही पाले में गोल कर लेंगे। तो आप उन मुद्दों को छूते ही क्यों? एक ठोस रणनीति के साथ आइए, आपका क्या रोड मैप है, आप जनता को क्या बेहतर दे सकते हो, उनसे कैसे बेहतर कर सकते हो, तब जाकर आप पर भरोसा करेंगे। लोगों के बीच में जाइए, उनके दुख सुख में शामिल होइए, सिर्फ टिकट लेने के लिए नहीं। तो आप ये माहौल कैसे क्रिएट करोगे? तो आप मध्य प्रदेश में माहौल बना सकते हो अपने लिए, पार्टी के लिए, लेकिन यदि आप ये तय कर लो कि 6 महीने पहले मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 6 महीने पहले तो कर ही नहीं सकते, 6 महीने तो बचे भी नहीं है। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि जनता के बीच जो माहौल बनाना था वो पहले पार्टी के अंदर बनाया जा रहा है कि देखिए हम नए नए लोगों को जिम्मेदारी दे रहे हैं, स्क्रीनिंग कमेटी बना रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी बना रहे हैं, पर्यवेक्षक बना रहे हैं, प्रभारी बना रहे हैं, लेकिन जमीन पे कुछ जो ठोस होना चाहिए वो फिलहाल होता दिख नहीं रहा है। लेकिन अब चूंकि समय इतना ही है तो चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती और नए अध्यक्ष के सामने सबसे ज़्यादा, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या केवल कमरों में बैठकर प्रभारी नियुक्त करके कांग्रेस 24 की एक जंग को जीत जाएगी? वो भी तब जब राम मंदिर का स्वप्न साकार होता नज़र आ रहा है, पूरे देश में अलग अलग रंग नज़र आ रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं पैदल यात्राएं कर रही हैं, कहीं घंटा बन रहा है, कोई हलवा बना रहा है, कहीं घड़ियाल बज रहे हैं। और ऐसे माहौल में अगर कांग्रेस अपने घर के जो बर्तन बज रहे हैं उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो निश्चित तौर पर मानिए कि 24 की इसकी जंग मध्य प्रदेश में तो मुश्किल नज़र आ रही है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।